नमस्कार दोस्तों, परफेक्शन आईएएस के हमारे आज के इस वीडियो आर्टिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारे वीडियो आर्टिकल 6 मई दैनिक समसामयिकी घटनाओं से संबंधित है, जो कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को देखते हुए बनाया गया है और मुझे उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला सारा वीडियो अभी तक अगर नहीं देखा तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है हमारे यूट्यूब चैनल में परफेक्शन आईएएस के, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, परफेक्शन आईएएस 10 मई से बीपीएससी 66 पीटी के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहा है, जिसमें आप इनरोल करवा के एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया मुकाम दे सकते हैं। और दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे ये सारे पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश के करंट अफेयर्स के आपको वहाँ पे दे दिए जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे डेली क्विज़ करवाया जाता है आपके प्रैक्टिस के लिए, कम से कम 100 क्वेश्चंस के साथ में, जहाँ पे आप रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। तो दोस्तों, दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आपने अगर हमारे YouTube चैनल परफेक्शन आईएएस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे दबाना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो उसे लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और एक आइडिया आपको देता हूँ कि आप रोज़ की जितनी भी हमारे करंट अफेयर्स की घटनाएं होती है उस पर आपके क्या आउटपुट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले न्यूज़ से। ये कह रहा है नाम शिखर सम्मेलन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित है। ये कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नाम शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अगर इसके प्रमुख बिंदुओं के ऊपर चर्चा की जाए तो ये कह रहा है कि इस सम्मेलन में कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों और समाधान के ऊपर चर्चा की गई। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1961 में की गई थी। भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह शीत युद्ध के दौरान अस्तित्व में आया था और इसका उद्देश्य 9 स्वतंत्र देशों के किसी गुट में शामिल होने के बजाय तटस्थ रखना था, जो कि उस समय अमेरिका और सोवियत संघ को देखा जा रहा था एक तरीके से। अगला प्रमुख बिंदु ये कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के 120 सदस्य तथा 17 पर्यवेक्षक हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 प्रमुख सिद्धांतों के परस्पर सम्मान, आपसी गैर आक्रामकता, समानता और पारस्परिक लाभ, घरेलू मामलों में आपसी और हस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व शामिल हैं। हमारा आज का अगला आर्टिकल है, कह रहा आइडिया थॉन। ये थॉर नहीं है दोस्तों, आइडिया थॉन है, जो कि पर्यावरण से संबंधित है। ये कह रहा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA के साथ जल शक्ति मंत्रालय के तहत नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा NMCG ने फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट विषय पर एक आइडिया थॉन की शुरुआत की है। इसके अगर प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो ये कह रहा है कि विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 500 प्रतिभागियों के साथ आयोजित किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में चर्चा की गई कि कैसे कोविड-19 संकट भविष्य के लिए नदी प्रबंधन रणनीतियों को जन्म दे सकता है। नदी प्रबंधन के अलावा शहरों में नदियों के पारिस्थितिक महत्व और आर्थिक क्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करने के विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नमामि गंगे कार्यक्रम आइडिया थॉन द्वारा प्रदान किए गए सुझावों के आधार पर एक नीति तैयार करेगा। नमामि गंगे का उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ बनाना तथा इसका संरक्षण करना है। चलिए हमारे अगले आर्टिकल की तरफ देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि लघु वनोत्पाद, और ये सामाजिक मुद्दों से संबंधित है। ये कह रहा है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मद्देनज़र राज्य सरकारों को लघु वनोत्पाद की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। इसके प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो कह रहा है जनजातीय लोगों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत गैर कास्ट
वनोत्पाद है, जिसे सामान्यतः लघु वनोत्पाद कहा जाता है। अनुमानतः 100 मिलियन लोग अपनी आजीविका का स्रोत लघु वनोत्पाद के संग्रहण और विपणन से प्राप्त करते हैं। 10 राज्यों में लघु वनोत्पाद की खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 49 उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में संशोधन की घोषणा की गई है। राज्यों ने वन धन केंद्रों, वन धन कार्यक्रम के तहत को बाजारों से लघु वनोत्पाद की खरीद हेतु प्राथमिक खरीद एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। चलिए आज के हमारे अगले आर्टिकल की तरफ देखते हैं। ये कह रहा है ब्रू शरणार्थी, और ये राजनीतिक से संबंधित है दोस्तों। कह रहा त्रिपुरा के कुछ समूह ने उत्तर त्रिपुरा जिले में के कंचनपुर उपखंड में विस्थापित ब्रू जनजाति के लोगों को अस्थायी रूप से बसाने के निर्णय पर आपत्ति जताई। अगर इसके प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो कहता है कि इसी वर्ष 16 जनवरी को केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार और ब्रू प्रतिनिधियों के बीच एक चतुर्पक्षीय समझौता किया गया। समझौतों के तहत त्रिपुरा में रहे शेष ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में ही बसाने की बात की गई थी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में 600 करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा की थी। ब्रू या रेयांग समुदाय पूर्वोत्तर भारत के मूल निवासी हैं जो मुख्यतः त्रिपुरा, मिजोरम तथा असम में रहते हैं। इस समुदाय के लोग ब्रू भाषा बोलते हैं। समझौते में कंचनपुर उपखंड के अन्य जनजातियों का भी शामिल होने पर पुनर्विचार आवश्यक है। चलिए हमारे अगले आर्टिकल की तरफ देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर ASF जो कि सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित है, केंद्र सरकार ने असम राज्य सरकार को अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित सूअरों का इलाज करने की सलाह दी है। इसके प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो ASF के कारण भारत में अप्रैल के मध्य में सूअरों की मौत होना शुरू हो गई थी तथा अब तक लगभग 25,000 सूअरों की मौत हो चुकी है। असम में ASF की स्थिति गंभीर है क्योंकि इस क्षेत्र के किसान के पास 20 लाख से अधिक सूअर है। ASF घरेलू और जंगली सूअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल बीमारी है। ASF मानव स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि इसका मानव में प्रसार नहीं होता है। ASF एशिया, यूरोप और अफ्रीका के जंगली और घरेलू सूअरों में मौजूद है। दोस्तों, परफेक्शन IAS UPPCS 2020 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला है और ये 10 फुल लेंथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं परफेक्शन IAS, या हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए हमारे अगले आर्टिकल की तरफ देखते हैं दोस्तों, जो कि मुख्य परीक्षा से संबंधित है। ये कह रहा है भारत में मीडिया की भूमिका, और ये राजनीतिक से संबंधित है। प्रस्तावना के ऊपर ध्यान दें कि प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करना और मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करना तथा काम के दौरान हमले में जान गंवाने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। विधान पालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के साथ मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसके अगर प्रमुख बिंदुओं के ऊपर चर्चा करें तो ये कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में मीडिया लोकतंत्र प्रहरियों में मुख्य है। इसकी स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) क से सुनिश्चित होती है। विभिन्न सूचनाओं एवं जानकारी से यह न केवल जनमानस को जागरूक करता है अपितु आलोचना के माध्यम से सरकार पर भी अंकुश लगाता है। विभिन्न सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर जनमानस की राय को सरकार तक पहुंचाने तथा सरकार के फैसलों को विश्लेषित कर जनता तक पहुंचाने का कार्य मीडिया बखूबी से करता है। इससे कुछ समस्याएं भी हैं जो कि हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। ये कह रहा है कि राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप से अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पत्रकारों और मीडिया कर्मियों पर लगातार हमले होते रहते हैं।
मीडिया का कार्य लोकतंत्र प्रहरी पर सूचना स्रोत से बढ़कर व्यवसाय केंद्रित हो गया है और टीआरपी को बढ़ावा देने के लिए सनसनीखेज का उपयोग किया जाता है, जहां खबर को बढ़ा चढ़ाकर एवं तोड़ मरोड़ कर दर्शकों के सामने पेश किया जाता है। फेक फर्जी खबर मीडिया जगत की एक बड़ी चुनौती है। राजनीतिक पक्षपात के कारण फर्जी खबर और पेड खबर अक्सर सामने आते रहते हैं। सोशल मीडिया में कोई नियंत्रण नहीं है और इससे सामाजिक अस्थिरता और हिंसा बढ़ाने के लिए दुरुपयोग भी किया जाता है। और इसके सुझाव के ऊपर ध्यान दें तो ये कह रहा है कि मीडिया संबंधित शिक्षण संस्थानों में नैतिकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एक स्वतंत्र जांच दल का गठन किया जाना चाहिए जो पत्रकारिता के निष्पक्ष प्रसारण एवं संवेदनशील सूचनाओं के प्रसार संबंधित कार्यों पर निगरानी रखे। मीडिया को राजनीतिक दबाव से मुक्त किया जाना चाहिए। पत्रकारिता से संबंधित आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चलिए इसके निष्कर्ष पर अगर ध्यान दें तो कह रहा है कि भारत प्रेस स्वतंत्रता के मामले में बहुत नीचे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में भारत 142वें स्थान पर आता है। पिछले 4 सालों में भारत का स्थान लगातार गिर रहा है और इसे सुधारने के लिए भारत को हर संभव कदम उठाने पड़ेंगे। कोविड-19 के समय मीडिया कर्मियों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके लिए मीडिया की स्वतंत्रता मजबूत करना पड़ेगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे संक्षेप में देखते हैं दोस्तों। पहला है विज्ञान से संबंधित। कह रहा है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAAIT ने भारत मार्केट नामक एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लस लॉन्च किया। इस पोर्टल में खुदरा विक्रेताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और इस मंच में 95% खुदरा व्यापारियों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए कुछ विविध देखते हैं। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के अंतर्गत गंतव्य सरिस्का टाइगर रिजर्व शीर्षक से 13वें वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया। सरिस्का टाइगर रिजर्व अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, जो जयपुर से 110 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। चलिए आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला है कि मीडिया के प्रमुख गौण पहल का विशद वर्णन करते हुए इसकी निष्पक्षता एवं जरूरत को कसौटी पर कसने का प्रयास करें। लोक एवं स्वार्थ रहित पत्रकारिता लोकतंत्र में कितना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 2 पर नजर डालते हैं। विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष एवं तटस्थ रहना किस देश को कहाँ तक संभव है। आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप रोकने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या भूमिका रही है। प्रश्न 3 पे देखते हैं। जल की स्वच्छता संरक्षा एवं आपूर्ति एक गंभीर विषय है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किए गए ठोस आयोजनों की व्याख्या कीजिए। नमामि गंगे कार्यक्रम की सफलता का मूल्यांकन करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 6 मई का दैनिक समसामयिकी घटनाओं पे आधारित आज का करंट अफेयर्स का ये वीडियो। दोस्तों आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा सा रुक रहा था बार बार, और कुछ बाहरी समस्याएं हैं, जैसे कुत्ते बोलते रहते हैं, कभी कुछ ना कुछ होते रहता है, तो माफ़ी चाहूँगा इस वीडियो में जो भी रुकावट आई है। उम्मीद है आप मेरी बात समझते होंगे। तो मैं साहिल मिश्रा आप सभी को परफेक्शन IAS की तरफ से ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा, और अपनी तैयारी जम के कीजिए। BPSC 66 प्रीलिम्स हो या UPPC।